आई हेट यू के एक और शो में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं देश के जाने माने पत्रकार दीपक चौरसिया जी। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शुक्रिया चैनल पर। धर्मेंद्र। सबसे पहले सवाल दिल्ली में जो कुछ भी हो रहा है, तो सवाल ये शुरू करते हैं कि दिल्ली में जो कुछ भी हुआ, जो दंगे हुए, लोगों को जान गंवानी पड़ी, अभी भी अफवाहों का बाज़ार गर्म है। लेकिन ये पिछले 2-3 महीने से हो रहा है। देश के काफ़ी भी हिस्सों में देखा गया, दो तरह की वीडियो देखने को मिले। एक तो ये ऐसा वीडियो था कि लोगों को पता ही नहीं है कि सीए है क्या, फिर भी वो विरोध में उतर आए, सड़कों पे उतर आए, हिंसा करने लगे। और दूसरा एक तरह का वीडियो था कि काफ़ी हेट स्पीच देखने को मिली। तो क्या मानते हैं कि सीए को लेकर जो भी माहौल है, ये क्यों है? मुझे ये लगता है कि सीएए एक ऐसा कानून है जिसका भारतीय नागरिकों से कोई लेना देना नहीं। एनआरसी के बारे में प्रधानमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं रामलीला मैदान से कि सरकार ने अभी एनआरसी की प्रक्रिया शुरू नहीं की है, हालांकि उनके घोषणा पत्र में है। तो जो बड़ी साफ बात है कि एक हौवा बनाया जा रहा है सीएए के नाम का, एनआरसी के नाम का, एनपीआर के नाम का, और एक ऐसा तबका है जिसको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और उसमें ऐसे लोग हैं जो सर्टेन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ बिलोंग करते हैं, बहुत ज़्यादा हाशिए पर आ गए हैं, समाज में बिल्कुल हाशिए पर हैं, और ये चाहते हैं कि सरकार के खिलाफ, यहाँ पे जो अच्छा माहौल चल रहा है उसके खिलाफ एक विद्रोह की भावना पनपे। तो मेरा हमेशा मानना है कि दिल्ली हिंसा में जो कुछ हुआ, भड़काऊ बयान मैं बिल्कुल उचित नहीं मानता, किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो एक पक्ष के हों जो सीएए के समर्थक हैं या सीएए के विरोधी हैं। लगातार ऐसे हालात बनाए गए हैं, और मैंने अपने शो में भी कहा था कि शाहीन बाग की चिंगारी ने दिल्ली में आग लगा दी। और हकीकत यही है, क्योंकि जितने भी नैरेटिव शुरू हुए, जो बहस शुरू हुई, जो विमर्श शुरू हुआ, वो शाहीन बाग से शुरू हुआ, और जो चलता रहा, आग में घी डालते रहे, कुछ बयान डालते रहे, कुछ लोगों के शर्जील इमाम टाइप लोग आते रहे। मैं दोनों तरफ में कहूँगा, जो भी भड़काऊ बयान दिए गए वो नहीं दिए जाने थे। लेकिन एक बात साफ है कि शाहीन बाग की चिंगारी ने दिल्ली को जला दिया है। अगर हम इस हकीकत को नहीं स्वीकारेंगे तो आने वाले हम समाज को एकजुट नहीं रह पाएंगे। भारत की जो विशेषता है वो ये है कि हमारे यहाँ अनेकता में एकता है, और उसी विशेषता को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, तोड़ने की कोशिश वो कर रहे हैं जो एक विचारधारा से आते हैं। अल्ट्रा लेफ्ट उनकी विचारधारा है, और वो विचारधारा अनफॉर्चुनेटली जेएनयू के अंदर टुकड़े टुकड़े के नारे भी लगाती है। वो ये नारे भी लगाती है कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, जिन्ना वाली आज़ादी के नारे भी लगते हैं, और असम के चिकन नेक को काटने की बात होती है। मुझे लगता है ये जो सोच चल रही है, जिसने शाहीन बाग में महिलाओं और बच्चे, जिनको शायद सीएए का फुल फॉर्म नहीं पता होगा, नागरिकता संशोधन कानून वो बोल भी नहीं पाएंगे, लेकिन वहाँ बैठे हुए हैं। आपने इतनी बातें कही और ये भी कहा कि जो भी ये दंगा भड़का रहा है उनको समझना चाहिए, जो देश की एकता को खंडित कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको ये लगता है कि ये भी जो हिंसा में दिल्ली में हिंसा हुई, दंगे हुए, मीडिया का एक वर्ग भी इसके लिए जिम्मेदार है? मैं ऐसा नहीं मानता। समाज में जो हो रहा है उसको मीडिया को दिखाने की जरूरत है। हो सकता है एक चैनल एक विचार से सहमत हो, दूसरा चैनल दूसरे विचार से सहमत ना हो, लेकिन आज आपके पास इतने प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, दुनिया भर के दूसरे ऐप्स हैं जिसके अंदर आप हर तरह का विचार देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि भारत का प्रजातंत्र इतना मैच्योर हो चुका है कि एक आम जनता को समझ आना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन जो सीएए की बाइनरी खड़ी की जा रही है, वो ये बाइनरी खड़ी की जा रही है कि पिछड़े तबकों को, खासकर मुसलमानों को कागज दिखाने पड़ेंगे, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उनको देश से निकाला जाएगा, फिर उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। ये जो बाइनरी फैलाई जा रही है कि ये सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार या गृह मंत्री अमित शाह, मैंने ज़्यादातर लोगों से यही सुनने को मिला कि ये आरएसएस वाले मुसलमानों के खिलाफ तैयार कर रहे हैं माहौल, जो बिल्कुल हकीकत नहीं है। सीएए 1947 के वक्त इसकी 49-48 के वक्त इसकी परिकल्पना हुई है, आज पूरा हुआ है। और ऐसा भी नहीं है कि सीएए के बाद कोई पाकिस्तानी या अफगानी मुसलमान भारत की नागरिकता नहीं ले सकता, उसके भी नियम कानून है। हमने हाल ही में नागरिकता दी अदनान सामी जैसे व्यक्ति को, जिनके फादर तो उस जमाने में वहाँ के वॉर हीरो हुआ करते थे, लेकिन फिर भी उनका केस था इतना स्ट्रांग कि हमने उनको नागरिकता दी। तो ये जो बाइनरी खड़ी की जा रही है कि मुसलमानों को रोका जा रहा है या ये कानून बनाया जा रहा है जो भारत की जो संविधान है उसका उल्लंघन है, मुझे कहीं नहीं लगता। क्योंकि आर्टिकल 13 भी ये कहता है कि आप किसी समुदाय विशेष को, चूंकि वो प्रताड़ित है, उनको
अपने समाज में शामिल करने के लिए, क्योंकि एक पुराना जो ऐतिहासिक गलती है मेरे ख्याल से उसको ठीक करने की कोशिश सरकार कर रही है। और यहां पर यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इसके खिलाफ जो माहौल तैयार किया जा रहा है उसको किन किन बातों से देखा जा रहा है। और मैंने हाल में जितने भी शोज किए हैं पिछले 80-90 दिन के दौरान, मैंने ये महसूस किया कि शायद जो लोग इसके खिलाफ आंदोलन में बैठे हैं उनकी दिक्कतें कुछ और हैं, लेकिन उन सबको एक साथ क्लब किया जा रहा है और सीएए, एनआरसी और एनपीआर के साथ जोड़ा जा रहा है, जो पूरी तरह से गलत है। और मुझे ये लगता है कि ये जो बाइनरी तैयार की जा रही है और जिस तरह का डिवीजन समाज में हो रहा है, वो आने वाले समय में हमारे समाज के लिए बहुत घातक होगा। इसीलिए मैं इस तरफ हूं, इसलिए मैं इसी तरफ रहूं, और मैं इस तरफ हूं, मैं भी इसी तरफ रहूं। इसको सामंजस्य में लाने की जरूरत है। जो लोग अड़े हुए हैं, जो लोग डटे हुए हैं, जो लोग गैरकानूनी ढंग से सड़क को रोके हुए हैं, समझना होगा उनको कि आने वाले समय में आप कहीं पूरी तरह से समाज को डिवाइड तो नहीं कर रहे। आपने प्रजातंत्र के मैच्योर होने की बात की है, लेकिन आपको लगता है कि मीडिया मैच्योर है, खास करके टीवी जर्नलिज्म? बिल्कुल मैच्योर है। और मैं मानता हूं कि 1995 से पहली प्राइवेट न्यूज़ भारत में आई थी और पहले दिन से मैं इस प्राइवेट न्यूज़ के अंदर काम कर रहा हूं। जो प्राइवेट चैनल, चाहे वो दूरदर्शन से प्रसारित हुए या बाकी में 24 आवर न्यूज़ चैनल बने, मैंने जितना मैच्योर भारत की मीडिया को पाया है उतना कहीं का नहीं है। आज भी अगर आप जाएंगे व्हाइट हाउस के अंदर तो डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि आपसे क्या सवाल पूछा जाएगा, उसके टेलीप्रॉम्प्टर पर उसका जवाब भी रखा हुआ है, उसको पता है कि कौन सा पत्रकार उससे सवाल पूछेगा। भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में आप किसी भी तरह का विमर्श किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मैं मान सकता हूं कि किसी एक चैनल या कोई एक अखबार एक आइडियोलॉजी के साथ लेके चलता है, लेकिन ये तो स्वतंत्रता आंदोलन से हो रहा है। कुछ लोग आज़ादी को लक्ष्य मानकर पत्रकारिता को मिशन के तौर पर लेते थे, लेकिन हमको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि पत्रकारिता एक प्रोफेशन है और इसमें हमको ठीक उसी तरह से काम करना होगा जैसे एक डॉक्टर अपने प्रोफेशन में करता है, एक इंजीनियर अपने प्रोफेशन में करता है, एक टेक अपने प्रोफेशन में करता है। तो मुझे लगता है कि जी हाँ, पत्रकार की जिम्मेदारी समाज के प्रति है, क्योंकि वो जो कहता है, जो लिखता है या दिखता है, बिकता है या लिखता है, उसका सीधे सीधे समाज पर असर पड़ता है। बट मेरा ये मानना है कि भारत का प्रजातंत्र और भारत का वोटर इतना मैच्योर है कि वो कठिन से कठिन डिसीजन ले सकता है। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है धर्मेंद्र, मैं आपको समझाना चाहूँगा। दिक्कत ये है कि एक सर्टेन वर्ग समाज का, मैं किसी जाति विशेष का नाम नहीं लूँगा, उसमें हर जाति और हर धर्म के लोग शामिल हैं, उनकी दिक्कत है नरेंद्र मोदी से, उनकी दिक्कत है अमित शाह से, उनकी दिक्कत है आरएसएस से, उनकी दिक्कत है बीजेपी से। और ये जो दिक्कत है ना, ये कल्मिनेट कर रही है। अब जब मैं सुनता हूं डिस्कशन के अंदर तो ये सुनता हूं 3 तलाक आ गया, हमने कुछ नहीं कहा। कई लोगों ने ऐसी तकरीर, 3 तलाक दे दिया, राम मंदिर आ गया, हमने कुछ नहीं कहा। मैंने तो कहीं ये भी सुना कि राम मंदिर, मेरे ही एक डिस्कशन में एक मौलाना साहब ने कहा था कि राम मंदिर तो आपने दबाव में करवा लिया, दबाव में राम मंदिर का डिसीजन हो गया। अब कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं, इस समुदाय ने चूड़ियां नहीं पहने, उसमें हिंदू भी शामिल है, मुसलमान भी शामिल है। तो ये जो दिक्कत है ना, ये तमाम चीज़ों का क्लब है और उस क्लब को अब सीएए, एनआरसी और एनपीआर के नाम से सड़कों पर निकालने की कोशिश हो रही है। और इसको बनाने की कोशिश हो रही है, एक मेजॉरिटी है, एक माइनॉरिटी है, जबकि समाज का एक बड़ा छोटा तबका है जो इस बात को, और मैं व्यक्तिगत तौर पर बोल रहा हूं, जिम्मेदार पत्रकार की हैसियत से बोल रहा हूं, समाज के उस भाग को डराने की, सताने की और जो सामाजिक व्यवस्था है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। उनके मोटिव्स पॉलिटिकल हैं, उनके मोटिव पॉलिटिकल हैं। और अगर उनके मोटिव किसी पड़ोसी देश से प्रभावित भी हों तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि कुछ आइडियोलॉजी उसी हिसाब से इस देश के अंदर चलती हैं। और मेरा यही मानना है, इसी के चलते मैं जब शाहीन बाग गया था तो मेरी इच्छा थी कि मैं वहाँ पर लोगों से बात करूँ, मैं उनसे पूछूँ कि सीए के बारे में आप क्या जानते हैं। मैं तो वहाँ टाइम लेके गया था, फिर भी मुझे मार के भगा दिया गया और वो कह रहे थे कि ये प्रजातंत्र, लोकतंत्र, इन तमाम चीज़ों के लिए आंदोलन चल रहा है। जबकि हकीकत ये है, डेमोक्रेसी में बहुमत ही काम करता है, बहुमत के आधार पर ही सरकार चुनी जाती है। उनका डिस्ट्रस्ट है कुछ लोगों के प्रति, ये जो समाज, ये जो एक तबका इनको भड़का रहा है, उसका डिस्ट्रस्ट है या उनकी हेट है इस सरकार के कुछ लोगों के प्रति, और उसको वो इन लोगों के जरिए सड़कों पर उतार रहे हैं। तो ये शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेम के लिए किया जा रहा है। हो सकता है कि कुछ लोगों को शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन मिल जाए, लेकिन समाज में बहुत बड़ा बंटवारा हो जाएगा। मुझे लगता है कि वक्त है कि ये लोग भी बैठे, बात करें और समझें कि किस तरफ इस देश को ये लोग ले जा रहे हैं। जो भी सीए को लेके गलत या भ्रामक जानकारी दे रहे हैं, जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि विभाजित करने का प्रयास किया जा रहा है, आगे चल के इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं,
तो क्या उनको ये समझ में नहीं आ रहा है? उनको समझ आता है, वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन उन सबका अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा है। या तो कोई पॉलिटिक्स में एस्टेब्लिश होना चाहता है, या इन महिलाओं की आड़ में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। मैंने देखा हमारे शो में आते आते एक सज्जन एक मूवमेंट उन्होंने खड़ा कर लिया, और अब वो जो बोलते हैं कि मैं कल 1 लाख की भीड़ को भाषण दे के आया, 2 लाख की भीड़ को भाषण दे के आया। तो मुझे लगता है कि इस आंदोलन से भी लोग पॉलिटिकल मोटिव ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और हर आदमी जो इससे जुड़ा हुआ है वो शाहीन बाग की महिलाओं को तो साइड में रखता है, और उसके बाद लगातार टीवी स्टूडियो में देखा जाता है। इस विवाद और दंगों की विभीषिका में भी अवसर ढूंढ रहे हैं लोग, अवसर ढूंढ रहे हैं, और ये यही कारण है कि जो विष फैलाया गया है, जो फीड किया गया है। देखिए, मैं आपको बताऊं क्या मोटिव लगता है मुझे, मेरी समझ के हिसाब से जब डोनाल्ड ट्रंप यहां पर आने वाले थे उससे एक दिन पहले शुरू हुआ। शाहीन बाग में सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा था, जाफराबाद में जाकर लोग बैठ गए, वहां पर बैठे, उसका रिएक्शन हुआ। लेकिन सवाल यह है कि देश की राजधानी की एक चढ़ती हुई सड़क को एकाएक क्यों बंद कर दिया जाए, उसी इलाके में क्यों बंद कर दिया जाए जिस इलाके के अंदर पता है कि अगर इस तरह का बंद होगा तो दिक्कतें होंगी, सबको पता है। तो मेरा बड़ा सीधा था, ये डिजाइन थी कि वो पुलिस को उत्तेजित करें, पुलिस उन पर गोलियां चलाए, और फिर वो एक नया विमर्श खड़ा करें कि देखिए देश की जनता पर इस देश के अंदर कितना अत्याचार हो रहा है। तो ये इत्तेफाक बिल्कुल नहीं था, ये साजिशन हुआ था ट्रम्प के आने से पहले ही। मुझे नहीं लगता ये साजिश है, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे, और शुरुआत में एक बयान भी आया था कि ट्रंप धार्मिक स्वतंत्रता पर बात करेंगे, सीए पर बात करेंगे, ऐसा व्हाइट हाउस का बयान भी था। तो मुझे लगता है कि शायद इसमें से कुछ लोग उत्साहित हुए हों और ये देखें। हालांकि वो ये नहीं समझते कि एक बार में ट्रंप तो यहाँ पर बड़ी पॉजिटिव अच्छी बातें करके गए, क्योंकि उनको जो देखने को मिला शायद अमेरिका में अपनी जिंदगी भर नहीं देख सकते। अमेरिका में किसी भी अगर समारोह में आप चले जाएं तो सबसे बड़ा समारोह अपनी जिंदगी में उन्होंने ह्यूस्टन में हाउडी मोदी का देखा था, और दूसरा उन्होंने देखा होगा, और ये शायद आखिरी होगा कि उन्होंने 1.5 लाख की भीड़ को स्टेडियम के अंदर देखा, और कई हजार साइड में खड़े हुए हैं अहमदाबाद की गलियों में, और भारत के रंग उन्होंने देख लिए। और भारत इतना रंग बिरंगा देश है कि कोई भी अमेरिका से आके यहां पर देखकर उसको हतप्रभ हो जाए। लेकिन उसके पीछे क्या डिजाइन था, वो यही था कि यहां पर साबित किया जाए कि देखिए एक सेक्शन के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, यहां पे धार्मिक स्वतंत्रता की कमी है। जबकि मेरा ये बहुत अच्छी तरह मानना है कि दुनिया के 100 देशों की कवरेज करने के बाद, जिसमें मिडिल ईस्ट के देश शामिल हैं, पाकिस्तान शामिल है, इराक शामिल है, और आसपास के, चाहे वो टर्की हो, इराक हो, इसके अलावा कुवैत हो, जॉर्डन हो, इन तमाम देशों को देखने के बाद मैंने बहुत कवरेज किया है मिडिल ईस्ट के अंदर। मैंने इराक वॉर को भी कवरेज किया है, मैंने अफगान वॉर देखी है, 9/11 देखा है कि कैसे दुनिया बढ़ गया था, और 9/11 की मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग करी है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि उनका एक छोटा सा मोटिव था कि ट्रंप के सामने कुछ गोली चल जाए, कुछ दंगा हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, और ये एक स्थापित सत्य हो जाए। लेकिन देश की छवि कितनी डैमेज होती है शायद उसके बारे में लोगों ने नहीं सोचा होगा। हाँ, उनसे जुड़े लोगों ने बड़े बड़े बातें की, नहीं ये तो हमारे घर का मसला है, ट्रंप के सामने हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे बयान सामने आए हैं जिसमें लोग कहते हैं कि ट्रंप के सामने आपको सड़कों पर निकलना पड़ेगा। ये भी एक हकीकत है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि पत्रकारिता पहले मिशन था, प्रोफेशन हो गया है, अब मिशन बदल गया है। पहले मिशन था भारत की आज़ादी, लेकिन अब और मिशन हो सकते हैं, समाज के लिए हो सकता है, लोगों के लिए हो सकता है। लेकिन जब पत्रकार नामकरण संस्कार करते हैं, शाहरुख को अनुराग बताते हैं और रिग्रेट भी नहीं करते हैं, इस दौर की पत्रकारिता को आप क्या कहें? ये उसी सोच का परिणाम है। मैंने कहा ये जो पत्रकार नामकरण कर रहे हैं ये उसी सोच के पत्रकार हैं जिनके लिए इस देश में सब कुछ गलत हो रहा है, जिनके हिसाब से जो आइडियोलॉजी इस देश पर रूल कर रही है उस आइडियोलॉजी को रूल करना ही नहीं चाहिए। वो मिसफिट है, वो सिर्फ नफरत फैलाती है, और इसीलिए उनको शाहरुख में अनुराग दिखाई देता है, और अनुराग को वो शाहरुख देखने की कोशिश नहीं कर सकते। और आज शाहरुख पकड़ा गया है, आपने देखा होगा शामली के अंदर शाहरुख को पकड़ लिया गया। दिक्कत पे आ गया था, उसको धमकियां मिलने लगी थी और उसने कहा था कि मैं मुकदमा भी करूंगा। देखिए, मैं किसी की व्यक्तिगत आलोचना या व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग इसी की खमाते हों, इसी की खाते हों और इसी की गाते हों, और ऐसे लोगों की भी दुकान चलती है और बहुत अच्छे से चल रही है। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आप जब शाहीन बाग में गए रिपोर्टिंग के लिए, आप जाते ही हैं, हर जगह जाते हैं, ऐसी क्या वजह है कि बहुत सारे पत्रकारों का तो बिल्कुल आवागमन होता है, आराम से जाते हैं, रिपोर्टिंग करके आते हैं, लेकिन आपको वीज़ा नहीं मिला? मुझे वीज़ा नहीं मिला क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात थी कि मैं उनकी गाना नहीं चाहता था। शायद ये एक बहुत बड़ा कारण था। और वहाँ पर उन पत्रकारों को एंट्री मिलती थी जो उनकी गाते थे, उनकी ही बजाते थे, उनकी ही राग बजाते थे। बड़ा सिंपल सा वहाँ पे बात था।
और मैं जब वहाँ पर गया, मैं उनको बता कर गया मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं आपसे ये बात करना चाहता था। यहाँ तक मैंने बताया कि मैं सिर्फ CAA के आसपास रहकर आपसे बात करूँगा, क्योंकि लगातार कहा जा रहा था ये प्रजातांत्रिक आंदोलन है, संविधान की रक्षा के लिए किया जा रहा है। गया तो वहाँ क्या देखा, सबने देखा, बाकायदा मेरा नाम अनाउंस हुआ। मेरा नाम कम से कम ऐसा है कि हिंदी हार्टलैंड में कुछ लोग जानते हैं उसको, और कई लोगों ने मेरे साथ सेल्फी खिंचाई। मैं वहाँ 15-20 मिनट खड़ा रहा, पूरा देश आपको जानता है। और उसके बाद मारपीट होनी शुरू हो गई। तो ये भी उनका एक चेहरा था। और बाद में उन्होंने पत्रकारों को इनवाइट किया और कुछ चैनल ने भी दिखाया कि हम बहुत अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं, देखिए हमारी एंट्री है। लेकिन हकीकत ये है कि जब तक मैं वहाँ पे गया था, बड़े से बड़ा चैनल हो वो अपने आइडेंटिटी, जिसको माइक आईडी बोलते हैं, वो निकाल लेते थे। किसी भी रिपोर्टर से पूछ लीजिएगा आप, किसी भी रैशनल रिपोर्टर जो शाहीन बाग गया है उसको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, उसको किस हॉस्टिलिटी का सामना करना पड़ा है, ये तमाम चैनल अपनी माइक आईडी निकालते थे और दूसरे किसी चैनल का नाम बताते थे जो उनकी विचारधारा से नज़दीक हो। मैं इस कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहता कि कौन सा चैनल उनके विचारधारा के नजदीक है, कौन नहीं है, सब जानते हैं। आप बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि देखिए खुला खेल फर्रुखाबादी है। मुझे बार बार ये कहा जाता था, वो एक सज्जन का नाम लिया जाता था जो मेरे फैमिली फ्रेंड है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, जिनके बारे में अभी आपने बात की कि शाहरुख को अनुराग और अनुराग को शाहरुख, और ये दिक्कत बताने की कोशिश की गई थी। मुझे कहा जाता था आप उनकी जैसे पत्रकारिता क्यों नहीं करते। मैंने बोला भाई साहब मुझे पत्रकारिता नहीं आती। और उसके बाद मुझे बहुत सर्टिफिकेट दिए गए। कुछ मेरे पत्रकार मित्रों ने लिखा जो कई सालों से मेरे मित्र थे कि मैं पत्रकार ही नहीं हूँ। जितने भी सर्टिफिकेट दिले मुझे कोई असर नहीं पड़ता। एक CPI के नेता ने तो मुझे ऑन एयर ही गाली दी। मुझे उससे भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे उससे भी फर्क नहीं पड़ता। सबने देखा और इस पे बहुत चर्चा भी हुई थी, आपके साथ जो भी बदसलूकी हुई थी शाहीन बाग में, आपने भी बताया है। लेकिन आप बताएंगे कि उस दिन आपने, क्योंकि बहुत ब्यौरे में नहीं बताया था और उस तरह की वीडियो लोगों ने डाले भी नहीं, सामने भी नहीं आए, जो भी आपके साथ हुआ था, हुआ क्या था, वो घटनाक्रम था क्या, और क्या आपको शारीरिक चोट भी पहुंचाई गई थी? बिल्कुल शारीरिक चोट पहुंचाने की कोशिश की गई थी। मेरे कैमरामैन को बहुत बुरी तरह मारा गया था, उसका बाकायदा MLC हुआ था, उसके हड्डियों के अंदर चोट थी, उसके मुंह के अंदर चोट थी। मेरा एक कैमरा तोड़ दिया गया था, मेरा एक कैमरा छीन लिया गया था। दरअसल मैं उनको बता के गया था कि मैं शाहीन बाग आने वाला हूँ, वहाँ पर जो भी महिलाएँ बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, एक्टिविस्ट बैठे हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। बाकायदा इसका अनाउंसमेंट हुआ। वहाँ पर मैं पहुँचा, लगभग 15 मिनट मुझे इंतज़ार कराया गया कि हम एक सेटअप करा देते हैं जहाँ पे आप महिलाओं से बात करें। वहाँ से पीछे से एक शोर आने लगा कि इनको क्यों अंदर आने दिया है, ये लोग तो जो है बोल रहे हैं कि 500 रुपये में महिलाएं यहाँ पर बैठ रही है। अच्छी पत्रकारिता क्या होती है कि आप एक पक्ष की बात कहें तो दूसरे को भी समझाएं। आप मेरी कोई भी डिबेट देख लीजिएगा, वहाँ पर कई सारे शाहीन बाग से जुड़े हुए एक्टिविस्ट आते हैं। मुझे भयानक एयर पे हर तरह की बातें कही जाती है, लेकिन मुझे उस पर कोई ऐतराज़ नहीं है। अगर मैं किसी पॉइंट ऑफ व्यू को रख रहा हूँ और कोई व्यक्ति मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के खिलाफ है तो भी मुझे उसको सुनना चाहिए, क्योंकि अच्छा डिस्कशन या अच्छा विमर्श वही कहा जाएगा। मैं वहाँ पर जानना चाहता था कि वाकई उनकी दिक्कत क्या है, क्या CAA को वो समझते हैं, क्या CAA को वो जानते हैं, और ये बाकायदा उन पूरे ऑर्गेनाइजर्स को ब्रीफ किया गया। मैं वहाँ पर पहुँचा, मेरे साथ मेरे 2 रिपोर्टर्स थे, रुमानुल्लाह खां, इसके साथ एक मनीष करके लड़का था, मेरे साथ 2 कैमरामैन थे, मेरे साथ मेरा गेस्ट कोऑर्डिनेटर अनिल यादव था और एक आमिर हुसैन करके लड़का था। हम सब लोग अंदर गए, अंदर पहुंचे, अंदर हमारी बाकायदा आवभगत हुई। स्टेज से नाम पुकारा गया कि न्यूज़ नेशन के दीपक चौरसिया आए हैं, वो आपसे बात करेंगे, आपसे संवाद करेंगे, आपको जो कहना हो कहो। पहले पीछे से कुछ आवाज़ उठी कि लाइव करोगे तभी करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, अगर आप लाइव चाहते हैं हम लाइव कर देंगे, लेकिन हम एडिट तो करते नहीं हैं। फिर हमारा सेटअप होने लगा और जैसे ही सेटअप होने लगा पीछे से आवाज़ आने लगी, जो मैंने आपको कहा। फिर कोई चिल्लाने लगा इनको भगाओ, फिर कोई चिल्लाने लगा इनको मारो। एक कैमरे के सामने 500-700 लोग आए और उन्होंने बोला कि बस आप निकल जाइए यहाँ से। और फिर उन्होंने मेरा कागज़ छीना। मैं वहाँ पर कह रहा था कि मैं जानने और समझने आया हूँ, आप देख सकते हैं वो सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। मैंने उसमें कहा था कि मैं यहाँ जानने समझने आया हूँ, इनका दर्द क्या है, इनकी तकलीफ़ क्या है और किस बात को देश की जनता को कम्युनिकेट करना चाहते हैं। मैं इन्हीं महिलाओं से जानने आया हूँ जो यहाँ पर आंदोलन को खड़ा कर रहे हैं। इतने में मेरा कागज़ छीना गया, मेरे कैमरामैन को मारना शुरू किया गया और फिर कुछ लोग वहाँ पर थे जो ये कह रहे थे कि साहब निकल जाइए, इनसे आप दिक्कत में मत पड़िए। वहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर की है जो शाहीन बाग की जो गलियाँ हैं, वहाँ से हमको निकाल के ले जाया गया। मेरे कैमरामैन को फिर हमारे फ़ोन छीने गए, मैं फ़ोन बाहर रख के गया था, हमारा फ़ोन तोड़ने की कोशिश हुई। उनकी पूरी कोशिश ये रही कि किसी भी तरह की फुटेज हमारे हाथ में न लगे, लेकिन लकीली कुछ फुटेज वहाँ पर अवेलेबल थी, क्योंकि हम 2 कैमरे से शूट कर रहे थे। हम थोड़ी लगभग 40-50 सेकंड की फुटेज जो दिखा पाए कि वहाँ पर क्या हुआ। फिर वहाँ से हम जब निकले तो 1.5 किलोमीटर हमको गलियों में ले जाया गया और 1.5 किलोमीटर गलियों को जाने के बाद कहीं एक पुलिस पिकेट आया, क्योंकि शुरुआती दिनों में लगभग 1.5 किलोमीटर का शाहीन बाग का वो इलाका था जहाँ पुलिस
पुलिस भी नहीं जाती थी, और आज भी कुछ इलाके शाहीन बाग के ऐसे हैं जहां पुलिस भी जाना पसंद नहीं करती। तो ये तो वहां के हालात हैं। ये जब हुआ उसके बाद मेरे को लगातार वहां से फ़ोन आए कि नहीं ऐसा है, आप गलत दिखा रहे हैं, आपको नहीं मारा गया, आपको नहीं पीटा गया। मैंने बोला हाथ कंगन को आरसी के और पढ़े लिखे को फारसी का जो फुटेज है वो दिखा रही है। उसके बाद फिर मैंने कई कोशिश की वहाँ पर जाने को, बाद में पत्रकारों को जाने दिया गया, मैं फिर गया। फिर मैंने उनसे पूछा आप आएंगे, हम अंदर आना चाहते हैं। भैया आपकी नो एंट्री है। मैं पूछता था क्यों, आप तो संविधान की बात करते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, क्या शाहीन बाग के अंदर वीज़ा लेना पड़ेगा? मैंने यहाँ तक का सवाल भी उनसे पूछा, लेकिन एडमेंट थे, मुझे नहीं आने दे रहे थे। और आखिरी तक अभी तक न्यूज़ नेशन की शाहीन बाग में नो एंट्री है। जो आपके साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है, किसी पत्रकार के साथ भी हो औरों सकता के है। साथ हुआ है। मैं यही जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मेरे जाने से पहले जब तक उन्होंने एम्बेडेड टूर्स नहीं कराने शुरू किए पत्रकारों को, तब जितने भी चैनल के कब रिपोर्टर्स भी जाते थे, जूनियर रिपोर्टर्स जाते थे, वो अपनी माइक आईडी निकालते थे, उसके बाद रिपोर्टिंग करना शुरू करते थे, तो और उसकी विचारधारा से जुड़े किसी चैनल का नाम लेते थे, वरना उनको भी रफली हैंडल किया जाता था, उनको भी परेशान किया जाता था, उनके साथ भी झूमा झटकी होती थी। ये सबके साथ हो चुका है, मैं अकेला नहीं हूं। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ बोलना नहीं चाहते। मेरा सवाल यही था कि जो आपके साथ हुआ, आप बता रहे हैं बहुत सारे लोगों के साथ हुआ, तो जिसको हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, पत्रकारिता कहते हैं, खेमों में बटी नजर आ रही है। बिल्कुल खेमों में बटी नजर आ रही है। आजकल पत्रकारिता विचारधारा के साथ चलती है, और आजकल इंडिपेंडेंट पत्रकार होना, अगर कोई अपने आप को कहे कि मैं बहुत बड़ा इंडिपेंडेंट पत्रकार हूं, वो अलग अलग चीज़ों और अलग अलग मानदंडों पर तय होते हैं। और आज की तारीख में इस देश की 135 करोड़ की जनता सबके पास है कि वो किसी भी पत्रकार को सर्टिफिकेट दे सकती है। आपको दूसरे दिन सोशल मीडिया पे लिखा नजर आ जाएगा। भाई ये जिन लोगों के साथ मैंने 30 साल पत्रकारिता थी, उनमें भी कई लोग ऐसे थे, जैसे श्रीनिवासन जैन एनडीटीवी के, उन्होंने लिखा कि दीपक पहले बहुत अच्छा पत्रकार था, पत्रकार नहीं है। फिर वो जाफराबाद गए, उनको भी पत्थर मार दिए। तो मैंने लिखा था ट्विटर पर उसके बाद कि श्रीनिवासन भाई आप तो पत्रकार हैं, मैं तो पत्रकार नहीं हूँ, मुझे तो पीट दिया, आपने लिखा कि मैं पत्रकार नहीं हूँ, तो आपको क्यों पीट दिया गया मुझे ये भी तो बताइए। आपने वो ट्वीट किया था कि कैमरामैन थे कि उनको भी पीछे से पत्थर पड़ रहा था। वो खुद ही बोल रहे देखिए पत्थर मार रहे हैं। नहीं भाई साहब मैं जा रहा हूं, मैं नहीं रुकूंगा, आपको नहीं परेशान करूंगा, वो खुद कह रहे थे उसमें। तो ये तो घातक है, बहुत घातक है। घातक नहीं, बहुत घातक है। अगर आपको ये लगने लगे कि आप अपने सड़क पर खड़े होकर रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, एंकरिंग नहीं कर सकते, अपनी बात नहीं कह सकते, अपना मंतव्य नहीं कह सकते, और भीड़ के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, तो वाकई घातक है। और हम किस तरह का विमर्श देश में खड़ा कर रहे हैं और किस तरह का समाज बना रहे हैं, ये सोचने की ज़रूरत है। शाहीन बाग में जिस तरह के नारे आपने सुने हैं, महिलाओं के नारे सुने कि हम बच्चों को ट्विंकल 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 लिटिल स्टार नहीं पढ़ाते हैं, हमने बच्चों के नारे सुने, हमारे पास हैं, वीडियो भी है, कि हम पीएम का नाम लेके या गृह मंत्री का नाम लेके हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। क्या सोच है और हम भविष्य को क्या दे रहे हैं? यही सोचने वाली बात है। एक 4 महीने के बच्चे की मौत होती है और उसको शहीद कहा जाता है, और शहीद कहने के बाद ये कहा जाता है वो दुधमुहा बच्चा जिसको पता नहीं, और वो महिला जो उसका पति जो है वो रिक्शा चलाता है, ई रिक्शा चलाता है, उसके पास कागज़ हैं, लेकिन एक हमारे गीतकार हैं उन्होंने लिख दिया हम कागज़ नहीं दिखाएंगे। इन सब ने कागज़ दिखाया जिस दिन वोट डाला उस दिन मैंने लिखा था ट्विटर पे कि कागज़ मत दिखाइएगा, वोट डालिएगा। तब सबने वोट दिखा के, क्योंकि उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा था, किसी को हराना था, किसी को जिताना था, तो उन्होंने वोट डाला, कागज़ दिखाए। अब मुआवजा लेंगे तब भी कागज़ दिखाएंगे, लेकिन एनआरसी और एनपीआर की बात आएगी, सिलेंडर लेंगे तब भी कागज़ दिखाएंगे, स्कूल में एडमिशन कराएंगे तब भी कागज़ दिखाएंगे, घूमने जाएंगे तब भी कागज़ दिखाएंगे, लेकिन यहां पर कागज़ नहीं दिखाएंगे। अब सारे कागज मान्य भी है। सारे कागज मान्य होंगे या नहीं होंगे ये तब होगा जब एनआरसी आएगा। अभी तो एनआरसी आने की बात ही नहीं है। वो सिर्फ बीजेपी का एक पॉलिटिकल स्टैंड था जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था। प्रधानमंत्री साफ कह चुके हैं कि एनआरसी पे कोई चर्चा नहीं है, और सरकार का इंडिकेशन बड़ा साफ है कि पिछले प्रेसिडेंट के एड्रेस में एनआरसी की बात कही गई थी, लेकिन इस बार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद महामहिम ने जब देश को संबोधित किया संसद के अभिभाषण में, तो उन्होंने एनआरसी का जिक्र नहीं किया। लोग इन संकेतों को भी अगर ना समझें और सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडे के लिए झूठा बात फैलाएं कि कल से एनआरसी लागू हो जाएगा, परसों से एनआरसी लागू हो जाएगा, इस दिन से एनआरसी लागू हो जाएगा, तो इसके बारे में कोई क्या कर सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिर से चुने गए हैं, तो क्या लगता है कि वो रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं कि अचानक हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे और उनको दिव्य ज्ञान आया और उन्होंने कन्हैया कुमार जो 4 साल से रोक के रखा था, राजद्रोह का केस चलाने की उन्होंने मंजूरी दे दी अचानक। ये भी टाइमिंग को लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, टाइमिंग बड़ी साफ है इसमें। अरविंद केजरीवाल को लगा कि राजनीति की दिशा एक तरफ जा रही है, और मैंने साफ साफ कहा था ये उस दिन हुआ जिस दिन उनका जो पार्षद था ताहिर हुसैन एब्सकॉन्डिंग हो गया, ताहिर हुसैन भाग गया। उनको एक नया विमर्श खड़ी करने की जरूरत थी। उन्हें एकाएक
कन्हैया कुमार के मुकदमे का सैंक्शन कर दिया, जो उन्होंने लगभग 400 दिन से लटका के रखा था। और ये भी मैंने ट्वीट पे लिखा कि ताहिर हुसैन के लगे हुए गंदे धाग वो कन्हैया कुमार के प्रोसिक्यूशन को सैंक्शन करके धोना चाहते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की ये भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर उनका एक अनुशासित और सामाजिक कार्यकर्ता इतने बड़े गंदे षड्यंत्र में फंसा हुआ है तो उसको पेश करने की जिम्मेदारी भी उस पार्टी में होनी चाहिए जो देश की राजनीति बदलने आई थी, जो अनुशासन की बात करने आई थी, जो राजनीति से भ्रष्टाचार खत्म करने आई थी, जो आंदोलन से निकली हुई थी। उसका एक कार्यकर्ता, चुना हुआ पार्षद, कई नेताओं का करीबी वो दंगे का मुख्य आरोपी है, क्या उस पार्टी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? वो तो संसद भवन में नारे लगा रहे हैं उनके सांसद। लगाएं, वो अधिकार है, जनता ने चुन के भेजा है, अधिकार है। लेकिन ताहिर हुसैन पर कुछ नहीं बोलते। लेकिन इस सवाल का जवाब भी उनको देना चाहिए कि ताहिर हुसैन कहाँ गायब हैं? वो टीवी पर बात कर रहे थे, जैसे ही उनके नाम की एफआईआर हुई वो कहाँ पर फरार हो जाते हैं? और क्या आम आदमी पार्टी के वो नेता जो कई दिनों से ताहिर हुसैन को लगातार डिफेंड कर रहे थे कि नहीं वो तो खुद विक्टिम है, वो उसके बारे में कुछ कहने से क्यों हिचकते हैं? ये सवाल है जो आम आदमी पार्टी के नेताओं को जवाब देना चाहिए। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो आने वाले वक्त में लोग उनसे जवाब मांगेंगे। दिल्ली में दंगों को रोकने का बेहतर उपाय क्या हो सकता था? महात्मा गांधी की समाधि पे जाकर आंसू बहाना, या तो शाहीन बाग में जाकर सीए के बारे में लोगों को बताना कि देखिए ये मुसलमानों के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। सबका अलग अलग परसेप्शन है। उतने ही गुनाहगार कांग्रेस है, उतने ही गुनाहगार एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी हैं, और उतने ही गुनाहगार वो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल हैं जो अभी भी नहीं समझ रहे हैं कि इसमें कुछ गलत नहीं है, और समाज को एक तरह से एक ऐसे मुहाने पर उन्होंने लाकर खड़ा कर दिया है कि अब आप बच्चों को सिखा रहे हैं कि एक्स आदमी से नफरत करो, आरएसएस से नफरत करो, अमित शाह को गोली मार दो। एक बच्चे का मैंने वीडियो देखा था, वो बार बार बोल रहा था आज़ादी आज़ादी। एक कांग्रेस के बड़े नेता ने मुझसे पूछा था कि आपको आज़ादी सबसे क्या नफरत है? मैंने बोला वो तो भुखमरी से आज़ादी चाहते हैं। मैंने बोला सर ये आज़ादी का कॉन्सेप्ट है ना, 95 में जब टेलीविज़न आए थे तो ये नारे कश्मीर में सुनाई देते थे, अब गलती से दिल्ली की गलियों में सुनाई दे रहे हैं। और जब ये नारे दिल्ली की गलियों में सुनाई देंगे ना, मुझे किसी ने एक पिक्चर भेजा था जाफराबाद की गलियों का, किस तरह से वहाँ पर गुलेल चल रही थी, और सीरिया और लीबिया में किस तरह से जो गुरिल्ले होते हैं वो गुलेल का इस्तेमाल करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को और बाकी लोगों को मारने के लिए। तो ये एनालॉजी है, हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे थे, अभी हम इकोनॉमी पे खड़े हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे ये भी हम सोचने को मजबूर हो रहे हैं। हमारा एक बड़ा सेक्शन काम नहीं कर रहा है, कोरोना वायरस चाइना में खड़ा हुआ है, इंडिया में दस्तक दे चुका है, लेकिन हमको पड़ी है, हम कागज नहीं दिखाएंगे। लेकिन एक बात मुझे बताइए, आपने अभी बात की गुरिल्ला वार की, सीरिया जैसे हालात दिल्ली के हमें गलियों में देखने को मिले हैं, ये कहाँ से आ रहा है? किस तरीके से अडॉप्ट कर रहे हैं? क्या इनको कौन समझा रहा है, कौन भर रहा है, और इस तरह का कौन उनको जानकारी दे रहा है? मैं बता रहा हूं कि एक ऐसी विचारधारा के कुछ गिने चुने लोग हैं जिनका पॉलिटिकल एजेंडा पूरा नहीं होता, उनको एक मौका मिला है, कई सारे इश्यूज हैं कुछ समाज के अलग अलग तबकों के मन में, उसी के आधार पर ये पूरे समाज को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये शॉर्ट टर्म है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म नुकसान कितना होगा शायद कोई सोच नहीं पा रहा है। सीए को लेके बतौर पत्रकार दीपक चौरसिया की क्या राय है? मेरी बड़ी सिंपल राय है कि इसमें इतना विवाद करने की जरूरत नहीं है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि विवाद किया जाए, क्योंकि सीएए का संबंध भारतीय नागरिकों से है ही नहीं। सीएए उन नागरिकों के लिए है जो सताए हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में, और जहां पर वो माइनॉरिटी हैं। अब सवाल ये है कि कुछ लोग, मैंने एक गीतकार जावेद अख्तर साहब को सुना कि अहमदिया को आप दे दीजिए, वो भी प्रताड़ित हैं, शिया को आप दे दीजिए। मैं उन मुसलमानों से यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि अगर भारत सरकार शिया और अहमदिया को इसी तरह से नागरिकता दे देती तो क्या भारत का वो मुसलमान एक्सेप्ट कर लेता जो पाकिस्तान में सताए जाते हैं और पाकिस्तान में पकड़े जाते हैं? भारत का मुसलमान किसी से भी पूछ लेना, क्या अहमदिया और शिया को, पाकिस्तान के अहमदिया और शिया को आप एक्सेप्ट कर लेंगे सीएए में उसी तरह से जिस तरह से प्रताड़ित हिंदू, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन को कर लेंगे? नहीं, वो कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसी कई सोच है, कुछ सोच है। मैंने ये बात कही थी और न्यूज़ लॉन्ड्री के इंटरव्यू में भी कही थी कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं, सोच है, उसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, सब समाज के लोग शामिल हैं जो खाते हिंदुस्तान की और गाते पाकिस्तान की है। ये विचारधारा यहाँ पर है, और यही विचारधारा है जो आने वाले समय में खतरा उत्पन्न करेगी। बीच में अभी एक वारिस पठान नाम है उनका, जिन्होंने 15 करोड़ 100 करोड़ की बात की थी। अभी आप भी वही बात कह रहे हैं कि जो खाते हैं हिंदुस्तान का, गाते हैं पाकिस्तान का। आपको क्या लगता है कि 1947 में भी यही सोच थी, एक देश बना और आज वो दुनिया का सबसे खतरनाक देश है, और साथ ही साथ उसको फेल्ड स्टेट कहा जाता है, उसके बावजूद ये प्यार क्यों पनपता है? मेरे ख्याल से राजनीतिक कुंठा, समाज की मुख्यधारा से जुड़ने की कोशिश ना होना,
और एक कट्टरपंथी विचार की तरफ झुकाव। ये 3 बड़े कारण हैं जिसके कारण मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें बार बार रिपीट होती है। और इसमें जो सबसे घातक कॉम्बिनेशन है वो घातक कॉम्बिनेशन ये है कि हम लोग अभी भी ये सोचते हैं, अभी भी इस ढंग से चीज़ों को परसीव करते हैं कि जो पॉलिटिक्स देश के अंदर अभी तक चलती आ रही थी, जिसमें माइनॉरिटी आगे होती थी, अब मेजॉरिटी आगे हो गई। और ये हकीकत है, इसको एक्सेप्ट करना होगा। शायद कई लोग इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है और जिसके चलते ही सीए के तरह के टकराव हो रहे हैं। अभी तो सीए की बात, हम सीए का हम सारा विवाद, सारा बवाल हम झेल रहे हैं, जबकि सीए में ऐसा कुछ नहीं है। आप भी कह रहे हैं और कागज़ भी यही कहते हैं और उसके कानून भी यही कहता है। अभी एनपीआर जो कि सेंसस की तरह है, और जब भी कोई योजना लागू होती है तो इसी के आधार पर लागू होती है। और बीजेपी की बीच में जब ये सरकार आई थी, पहले टर्म में आई थी, तो इन्होंने जनधन खाते शुरू किए। जो भी इनकी योजनाएं थी आंकड़ों के लिहाज से थी। और अब एनपीआर को भी लेके विवाद शुरू हो गया है, जबकि यही एनपीआर 2010 में कांग्रेस ला चुकी है और अब वही कांग्रेस हो हल्ला कर रही है या विपक्ष हो हल्ला कर रहा है। यही समझने वाली बात है। मैं कह रहा हूं ना कि आप तिल का ताड़ बनाना चाहें, राई का पहाड़ खड़ा करना चाहें तो हो गया है। और राई का पहाड़ खड़ा हुआ है, तिल का ताड़ बना हुआ है, इसीलिए सिचुएशन ऐसी है। मैंने आपको साफ कहा कि शाहीन बाग की चिंगारी ने दिल्ली को जला दिया, तो आप तिल का ताड़ बनाते रहिए, आप समाज के अंदर एक विमर्श पैदा करिए, उसमें हर कोई इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हर तरह के एक्टिविस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कुछ लॉयर एक्टिविस्ट हैं, पत्रकारिता में कुछ जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट हैं, सभी एक्टिविस्ट हैं, और उनको यही लगता है कि समाज में जो वो कर रहे हैं वही सबसे ठीक है, दूसरी बात पर विचार ही नहीं करना चाहते। तो ये दिक्कत है हमारे समाज की, और इस दिक्कत के कारण ही इसी तरह का माहौल बन रहा है। वरना जब सरकार ने कहा था कि आइए हमसे बात कर लीजिए, चीज़ों को सॉल्व कर लीजिए, उसकी तरफ किसी ने कोशिश नहीं की। हर बात अपनी तरफ से उसको टालता रहा, निगोशिएट करता रहा। और मैंने तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी लिखा कि भाई तारीख पे तारीख मिल रही है, दिल्ली बंधक बना हुआ है, और अब 23 मार्च की तारीख दे दी गई कि 23 मार्च को दिल्ली सुनेगा शाहीन बाग के अंदर क्या होना चाहिए। तो आपको लगता है कि कोर्ट को पहले ही इस पर हस्तक्षेप करके शाहीन बाग को खुलवा लेना चाहिए था? मैं ये नहीं कहता, लेकिन कोर्ट ने वहाँ पे वार्ताकारों की नियुक्ति कर दी। उस पर शाहीन बाग ये आर्गूमेंट देने लगा कि हमको तो लीगल एंटिटी मिल गई। कोर्ट एक तरफ ये भी कहती रही कि सार्वजनिक जगह पर प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ वो ये कहती रही कि क्या बोलते हैं कि जो प्रदर्शन है ये इनका संवैधानिक राइट है। तो मुझे ऐसा लगा, मैं ये कह रहा हूँ, और हो सकता है मुझे कंटेम्प्ट का केस हो जाए, कि सुप्रीम कोर्ट भी प्लेइंग टू द गैलरी कर रही थी। वो दोनों तरफ को खुश रखना चाहती थी। जो लोग सड़क पे फंसे हुए थे उनको भी खुश रखना चाहती थी, और जो शाहीन बाग में बैठे थे उनको भी खुश रखना चाहती। अगर वो चाहती तो एक सॉल्यूशन दे सकती थी। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने सॉल्यूशन नहीं दिया तो सरकार भी सोचने लगी कि मामला तो अब सुप्रीम कोर्ट में, हम क्यों सॉल्यूशन निकालें। बैठे हुए शाहीन बाग में बैठे हुए हैं, वो खुद उठना चाहते हैं। जो मेरी अंदर की जानकारी है वो खुद चाहते हैं कि वो उठ जाएं और कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल जाए। कितने दिन बैठे रहेंगे? जेएनयू का नाम अगर मैं लेता हूं, अगर मैं आपसे कह रहा हूं जेएनयू, तो पहली तस्वीर क्या उभर के आती है आपके दिमाग में? जेएनयू एक बहुत बेहतरीन इंस्टीट्यूशन, मेरी पत्नी भी वहाँ से पढ़ी हुई है। जेएनयू के बगल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है, वो भी वहाँ से पढ़े हुए हैं। बड़े बड़े लोग दिए हैं, भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, दोनों जेएनयू से हैं। अमिताभ कांत जो कि नीति आयोग के सीईओ हैं, वो जेएनयू से हैं। ऐसे कई सारे बड़े बड़े लीडर्स हैं, सीताराम येचुरी जैसे लीडर्स, वो जेएनयू से हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक इंस्टीट्यूशन के अंदर आप किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। वामपंथ की राजनीति वहाँ पर है, और एक्सट्रीम वामपंथ की है, इसीलिए वहाँ पर नारे लगते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। इसीलिए वहाँ पर नारे लगते हैं कि बंदूक वाली आज़ादी हमको चाहिए। इसीलिए वहाँ पर आज़ादी आज़ादी के नारे उसी तरह से सुनाई देते हैं, ढपली बजाते हुए, जिस तरह से अभी कभी हम कश्मीर की गलियों में 90s के अंदर और 98 99 के अंदर सुना करते थे। तो जेएनयू में वो होने लग गया है आज की तारीख में जो कश्मीर के अंदर होता था। तो हमको भी यही लगता है कि ये सेपरेटिस्ट विचारधारा, और ये वही विचारधारा है जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ, जिसमें जो हिंदू मुसलमान की नहीं है, लेकिन ये वो विचारधारा है जिनका अलाइनमेंट किसी दूसरी तरफ है, वो किसी दूसरे नज़रिए से सोचते हैं। और कम्युनिस्टों के बारे में तो कहा जाता है कि चाइना में बरसात होती थी, छाता यहाँ निकाल देते थे। इंडिया चाइना वॉर के अंदर क्या हुआ सबने देखा हुआ है। और कम्युनिस्ट के बारे में मुझे एक बहुत बड़े लीडर ने कहा था, काशी राम ने, और मैंने ये लिखा भी था कि कम्युनिस्ट लीडर जो हैं और कम्युनिज्म की विचारधारा, मैं लीडर्स की बात नहीं कर रहा, कम्युनिज्म की विचारधारा हरे घास में हरे सांप की तरह होती है। किस तरफ निकलेगी और हरे घास में हरे सांप की तरह, वो भी दो मुहा सांप, किस तरह निकलेगी और किस तरफ काटेगी समझ नहीं पड़ता। तो मुझे तो आज तक कभी कम्युनिज्म समझ नहीं पड़ा है। हो सकता है ये मेरा आइडियोलॉजिकल ब्लॉकेड हो कि मैं उनको समझ नहीं पाया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कम्युनिज्म अब इस दुनिया के अंदर मर चुका है और गिनती के गिने चुने देश बचे हैं, और वहाँ पर भी क्या हो रहा है हम सब जानते हैं। यही मेरा आपसे सवाल था कि आपने बताया कि जेएनयू इतना प्रतिष्ठित
विश्वविद्यालय इतने लोगों को देता है, लेकिन सिर्फ वो जो 5 गिने चुने चुनिंदा लोग होते हैं, सिर्फ उन्हीं की आवाज़ जो एक नेगेटिव आवाज़ है, इमेज बनाती है, वो क्यों सुनाई पड़ती है? इसलिए सुनाई पड़ती है क्योंकि वो नेगेटिव आवाज़ आपको नेता बनाती है, आपकी राजनीति चमकाती है, आपको भीड़ में एक अलग विचारधारा का खड़ा करती है, आपसे फैशन स्टेटमेंट दिलाती है, आपको लोकसभा चुनाव लड़वाती है। भले से देश के टुकड़े टुकड़े हो जाए। सोचने वाली बात है ये, तो ये भी सोचना चाहिए जो उनको बिठाते हैं, ये सोचना चाहिए वो पॉलिटिकल पार्टी जिनको चुनाव लड़ाती है, और उनको भी सोचना चाहिए जो उनकी चार्जशीट को लेकर बैठ जाते हैं। आप हमेशा बौद्धिक आतंकवाद का जिक्र करते हैं, क्या समझाएंगे ये बौद्धिक आतंकवाद है क्या? वो विचार जो एक्सट्रीमिज्म से प्रभावित हो और जिसकी बिल्कुल एक्सट्रीम सोच हो, जहाँ पर विमर्श की, जहाँ पर आपस में एक दूसरे की बात सुनने की, एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करने की शक्ति ना हो, वो एक वैचारिक ब्लॉकेड है जो आपको एक जगह जाके रोक देता है कि मैंने जो कहा वो सही, मैंने जो कहा वो पत्थर की लकीर। आप जेएनयू में बड़ा सुनेंगे कि लेफ्ट तो बात करता है आज़ादी की, बात करता है विचारधारा की, बात करता है डिस्कशन की। कितने डिस्कशन एक्सेप्ट करते हैं ये लोग? इनकी जो विचारधारा है वही सही है, बाकी पूरी दुनिया गलत है। ऐसे कभी चलता नहीं है दुनिया में। इसकी वजह से देश को नुकसान सहना पड़ता है। मुझे लगता है नुकसान सहना पड़ता है, जो नुकसान है वो तो हम सही रहे, हाथ कंगन को आरसी क्या। अच्छा, एक सवाल आपसे है कि आप बहस करते हैं टीवी में, डिबेट में, और लगातार कई बार आपको विचारधारा, कई तरह की विचारधारा की उनकी बातें सुननी पड़ती हैं, उन पे डिस्कशन करना पड़ता है, लेकिन तब आपको कैसा लगता है कि जब, जैसा कि आप अभी आपने बोला कि लाइव डिबेट के समय कोई आपको गाली दे देता है, कैसे आपको मन नहीं करता कि मैं भी पलटवार करूं, एकदम तीखे? नहीं, मैं कभी नहीं करता क्योंकि मुझे याद है हमेशा धार्मिक कट्टरपंथियों के निशाने पे मैं रहा हूँ। आशाराम ने मुझे 3 साल बड़ा परेशान किया क्योंकि मैंने जब अपने प्रीवियस चैनल में था तो एक बड़ा कैंपेन किया था उनके खिलाफ, और फाइनली मुझे पता था वो गलत थे और इसीलिए मैंने वो कैंपेन किया था। और आज बाप बेटे दोनों जेल के अंदर हैं, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया था। उनके प्रवक्ता ने मुझे एयर पे गाली दी थी, और महिला प्रवक्ता थी वो, और मैंने चुपचाप सुनी थी। मैंने बोला देश आपको भी देख रहा है, देश मुझे भी देख रहा है, और जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। बाद में आशाराम का अंत क्या हुआ सब जानते हैं। मैं उन कट्टरपंथियों के निशाने पे था। मैं जब राम रहीम का केस हुआ उन कट्टरपंथियों के निशाने पर था। मैं जब रामपाल का केस हुआ उन कट्टरपंथियों के निशाने पर था। मैं हर तरह के कट्टरपंथियों के निशाने पर रहता हूँ, और मेरी जो लड़ाई है वो एक तरह के कट्टरपंथ के खिलाफ है, जो दूसरे की बात को ना सुनना चाहती है, ना देखना चाहती है, ना समझना चाहती है, और एडाप्टेबिलिटी से या विचार विमर्श है जिसका कोई नाता नहीं है। पहले की पत्रकारिता न्यूट्रल थी कि आज की पत्रकारिता न्यूट्रल है? आज भी नहीं है। मेरा ये मानना है कि देखिए, जब आप पत्रकारिता में होते हैं तो समाज के विमर्श के खिलाफ नहीं जा सकते। आपको ये बहुत अच्छी तरह समझना होगा, और आपको ये देखना होगा कि इस वक्त देश और समाज का विमर्श क्या चल रहा है। उसके अंदर आर्ग्यूमेंट करने की गुंजाइश है, आर्ग्यूमेंट कर को दोनों पर्सपेक्टिव रखने की गुंजाइश है। और एंकर के तौर पर मेरा ये मानना है कि एंकर को भी अपना पर्सपेक्टिव, अपनी समझ, अपनी बात को रखना चाहिए, लेकिन सबकी बातों को सुनने के बाद। तो इसीलिए मैंने कहा कि मेरे डिबेट में लोग मुझे गाली देते हैं, कुछ बोलते हैं मैं एजेंडे के साथ गया था, कुछ बोलते हैं आप तो पिटने गए थे शाहीन बाग में। मैं सबकी सुन लेता हूँ। सब लोग मेरे चैनल पे बोलते हैं, मुझे ही गाली दे के जाते हैं। मैं बोलता हूँ अच्छा है, इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं, इसी को प्रजातंत्र कहते हैं कि आप मेरे चैनल पर बैठे हुए हैं, मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन उस बात को भी मैं सुन रहा हूँ और मुझ में वो सहन करने की शक्ति है। मुझे हर लोग सर्टिफिकेट बांटता है, कोई बोलता है मैं पत्रकार हूँ, कोई बोलता है मैं पत्रकार नहीं हूँ, कोई बोलता है मैं राइट विंग का हूँ, कोई कभी बोलता है लेफ्ट विंग का हूँ। आसाराम के लोग कभी भी मेरे खिलाफ हैशटैग चला देते हैं कि बैन दीपक चौरसिया, अरेस्ट दीपक चौरसिया, एंटी हिंदू दीपक चौरसिया, चलता है। आज की पत्रकारिता में क्या बदलाव देखते हैं आप? कई सालों से पत्रकारिता करते आ रहे हैं और अब एजेंडे वाली पत्रकारिता का जिक्र कर रहे हैं, तो ज़रा समझाएंगे कि एजेंडे वाली पत्रकारिता ये क्या है? एजेंडे वाली पत्रकारिता वो होती है जब पत्रकार को अपनी आंखों के सामने दिखना बंद हो जाए और वो एक एजेंडे पे काम करने लगे। वो चाहे किसी की तारीफ हो, वो चाहे किसी की बुराई हो, उसमें कोई रैशनल ना बचे। वो हमारे यहाँ मेरी माँ कहा करती थी, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। और जब एक पत्रकार को हरा ही हरा दिखना लग जाए तो इसका मतलब समझ लो आप एजेंडे की पत्रकारिता उसकी शुरू हो गई। फिर वो अपने चश्मे से ही चीज़ों को देखेगा। शाहरुख को रहमान बना देगा, रहमान को अनुराग बना देगा, अनुराग को विजय बना देगा। कौन कर रहा है? गब्बर को वो जय और वीरू बना देगा। तो कौन कर रहा है एजेंडे वाली पत्रकारिता? कर रहे हैं लोग, जानते हैं, मैं नाम क्यों लूँ। तो आपको नहीं लगता कि हमारे देश का जो ब्रॉडकास्ट टीवी जिसे हम कहते हैं थोड़ा गैर जिम्मेदार भी है? मैं नहीं मानता। गैर जिम्मेदार है वो तो सरकार के पास ऐसे बहुत टूल्स है कि आप चैनल बंद कर दो। राज्य सरकारों के पास टूल है, हर डीएम के पास अधिकार है, किसी भी दिन केबल पर आपका चैनल बंद कर सकता है, लेकिन चलता है। और पत्रकार को ये समझना पड़ेगा, जो बिकता है वो दिखता है।
क्या ये पत्रकारिता का संक्रमण काल है या पिछली सरकारों में मलाई काटने वालों की सच्चाई सामने आ गई है? मैं इस पर नहीं कहूँगा, क्योंकि हर वक्त हमको लगता है कि संक्रमण काल ही चल रहा है। महंगाई हटाओ का नारा 1950s के चुनाव में भी लगा था, आज भी लगता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो सनातन है, जो सत्य हैं, वो चलती ही रहेंगी। लेकिन मुझे संक्रमण काल नहीं लगता। मुझे भारत की पत्रकारिता बहुत मैच्योर लगती है और टेक्नोलॉजी के लेवल पे हम जितने आगे बढ़े हैं, हमने जिस तरह के एक्सपेरिमेंट किए हैं, आप वो एक्सपेरिमेंट BBC, CNN और अल जजीरा में भी नहीं देख पाते। लेकिन आप बताइए ना कि पहले मैं इराक वॉर में गया था, वो BBC और CNN की जो गाड़ियां चलती थी ना, उनके साथ आगे MI4 के मिलिट्री इंटेलिजेंस 4 के जवान चलते थे और वो उनके लिए रास्ता क्लियर करते थे कि भाई आगे कहीं माइंस तो नहीं बिछी हैं, कहीं बंदूक नहीं लग जाएंगी। मैंने हमारे इंडिया के 5 चैनल वहाँ पे गए थे, एक कैमरामैन था, एक रिपोर्टर था, झोले थे और छोटे छोटे कैमरे थे, इनके पीछे 10 गाड़ियाँ चलती थी। आपके लिए कितनी सुरक्षा थी? कोई सुरक्षा नहीं थी, हम सिर्फ 2 लोग थे। मैं वही बता रहा था, 5 चैनल गए थे, सिर्फ 2 ही लोग थे हर 5 चैनल से, और इनके साथ पूरा तामझाम चलता था। तो आप किसको अच्छी पत्रकारिता मानेंगे? लेकिन अगर हम भारत की बात कर रहे हैं, अब ये तो आपकी दिलेरी है कि आप वहाँ पे गए और करके ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग करके आए। लेकिन अगर हम भारत की बात करते हैं और पिछली सरकारों के समय की बात करते हैं और आज का हम माहौल देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि पत्रकारिता में बहुत संक्रमण आ गया है। पहले बहुत अच्छे लोग थे, अब सब गड़बड़ हो गया है, सब एजेंडे वाली पत्रकारिता होने लगी है। जो एजेंडे वाली पत्रकारिता करते होंगे वो ये सोचते होंगे कि अब एजेंडे वाली पत्रकारिता का लोग कर रहे हैं। वो पहले अपना एजेंडा देख लें, वो पहले अपने एजेंडे को समझ लें, वो ये समझ लें कि वो किस एजेंडे से पत्रकारिता कर रहे हैं, वो ये समझ लें कि वो किस आधार पे सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। क्योंकि जब आप किसी पे एक उंगली उठाते हैं ना, तो 4 उंगली अपने तरफ उठती है। तो मैं तो यही मानता हूँ, इसीलिए मैं बड़े संयम के साथ रहता हूँ। और जब मौका पड़ता है तो मैं रिप्लाई दे देता हूँ। सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर रिप्लाई पढ़ते हैं लोग जो आपको जवाब देते हैं? पढ़ता हूँ, कभी नहीं पढ़ता हूँ। जब टाइम मिलता है पढ़ता हूँ, टाइम मिलता है नहीं पढ़ता तो लोग आपके अगेंस्ट हैशटैग चलाते हैं, ये भी चलाने लिखते हैं कि आप मोदी जी के पपेट हैं या फिर भक्त हैं। कैसा लगता है? किसी के भी पपेट कहें, पपेट तो कह रहे हैं ना। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, देखिए, मेरी जिम्मेदारी अगर किसी एक व्यक्ति के प्रति है तो मेरे दर्शक के प्रति है, और मैं दर्शक और अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति मेरी जो जिम्मेदारी है उसको मैं ईमानदारी से निभाता हूँ। उसका कोई आदमी कोई भी निष्कर्ष निकालने के लिए स्वतंत्र है। वो चाहे मुझे मोदी का भक्त कह दे, वो चाहे मुझे मोदी का चमचा कह दे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुझे कहा जाता है कि मैं बड़ा प्रो हिंदू हूँ, लेकिन हिंदुओं के ही सबसे बड़े गुरु को जेल पहुंचाने का काम, जो हिंदू समाज के बड़े गुरुओं में से एक होते थे आशाराम पूज्य बापू, उनको जेल तक पहुंचाने का काम भी मैंने ही किया था। आपने कही, मैं समाज की उस हर बुराई के खिलाफ हूं जो समाज को आने वाले समय में दीमक लगाती है। और आज आपने देखा होगा आशाराम के बारे में कितने कितने स्कैंडल निकल के सामने आए हैं, और हाईकोर्ट ने उसके बारे में क्या वर्डिक्ट दिया था। लोग जागरूक भी हो गए हैं और अब समझने भी लगे हैं कि ऐसे बाबाओं के खिलाफ भी वो सतर्क होने लगे हैं। ऐसे तो कई बाबा टीवी पे चलते थे, अब उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। अच्छा, मीडिया की बात अभी मैं कर रहा हूँ। आपने पत्रकारिता का एक दशक देखा है, लंबे समय से आप हैं। आपको नहीं लग रहा है कि मीडिया में लोगों का भरोसा कम हो रहा है और एक हेट्रेड है मीडिया के प्रति भी लोगों की? तो इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? देखिए, ऐसा होता है कि समाज के 2 ध्रुव होते हैं, 2 सोचें होती हैं, 2 विचार विमर्श हमेशा चलते हैं। कोई को एक्स पसंद है भाई, किसी को शाहरुख खान पसंद है, किसी को माधुरी दीक्षित पसंद है, किसी को आमिर खान पसंद है और किसी को सलमान खान पसंद है। आप अपनी पसंद के हिसाब से चलते रहे, लेकिन इंडस्ट्री में सब चलेंगे। सलमान भी चलेगा, शाहरुख भी चलेगा, आमिर भी चलेगी, माधुरी भी चलेगा। और हमारे जर्नलिज्म में भी काफ़ी कुछ ऐसा बंटवारा हो चुका है। और आपको ये समझना होगा कि अगर जर्नलिज्म एक ट्रेंड पे जाता है तो बॉलीवुड भी उसी ट्रेंड पे चला जाता है, तभी फिल्में बनती है, उरी सर्जिकल स्ट्राइक, और तभी वो फिल्में हिट भी होती हैं। तो ये समझना पड़ेगा हमको कि समाज के अंदर क्या विमर्श है, उसको समझना पड़ेगा, देश के माहौल को समझना पड़ेगा। और मैं साफ कह रहा हूँ कि लहरों के खिलाफ तैरने की शक्ति हम में है, लेकिन आपको ये भी महसूस करना होगा कि समाज इस वक्त क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है और उसके दिमाग में क्या है। तटस्थता तो वो बहुत ज़रूरी है। लहरों के हम हिसाब से चल रहे हैं, उसके अगेंस्ट नहीं चल रहे हैं। शायद लोगों को या जनता को यही लगता है कि मीडिया भी लहरों के साथ बही जा रही है। मैं ऐसा नहीं मानता। किसी ने बड़ा साफ कहा है, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी इतिहास, और जो बहकाते हैं समय लिखेगा उनका भी इतिहास। मेरा सिर्फ यही कहना है इस पर। चलिए, अभी पीएम के बारे में हम पूछ लेते हैं। 1-2 साल बाकी हैं, तो कुछ बदलाव तो देखे होंगे आपने? कई तरह के बदलाव हैं, कई बदलाव हैं। ऐसा नहीं है कि समाज में बदलाव नहीं है। देखिए,
जो यंग इंडिया 1992 के लिबरलाइजेशन के बाद भारत जिस तरह से आगे बढ़ा है, भारत की शक्ति को जिस तरह से दुनिया ने समझा है, जिस तरह के अमेरिका हमारे साथ ओपन अप हुआ है, आज डोनाल्ड ट्रंप हमारे साथ अहमदाबाद के अंदर आते हैं, ह्यूस्टन के अंदर इतना बड़ा शो करते हैं, बड़े बड़े विश्व के लीडर्स हमारे साथ आते हैं, चाहे वो चीन के शी जिनपिंग हो या फिर नेतन्याहू हो, या इतने बड़े बड़े लोग हमारे साथ बैठ रहे हैं। तो ये भारत के लोगों की शक्ति है, उस 135 करोड़ लोगों की शक्ति है जो दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, जो दुनिया के सबसे फर्टाइल ब्रेन को प्रोड्यूस करता है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा टेक्निकल इनोवेशन करता है, जो वॉल स्ट्रीट और डाउ जोन्स को चलाने की हिम्मत रखता है, और जो आज की तारीख में ब्रिटेन की इकोनॉमी की बैकबोन है। तो आपको समझना होगा कि हम भारतीयों की ताकत क्या है, और उस ताकत का एहसास भी करना होगा। और मुझे लगता है समय के साथ ये बदला है, और इस बदलाव को दुनिया ने भी महसूस किया है और देश ने भी महसूस किया है। और इसी ग्रोथ स्टोरी के फिगर हम जैसे गांव से निकलने वाले लड़के हैं, जो अपनी ज़िंदगी में ABCD हमने 10वीं और 11वीं में पढ़ना सीखा और अब यहाँ पे आके फर्राटेदार अंग्रेजी में बोलते हैं। तो भारत की जो ग्रोथ स्टोरी 1992 से लेके 2020 तक रही है, हम भी उसके पार्ट हैं। ये समझना होगा, जिसने गाँव से निकल के आने वाले एक लड़के को इतना सशक्त बनाया कि आज वो दुनिया के सामने और अपने सामने अपने शो के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातें रख पा रहा है और दुनिया उसको देख पा रही है। अभी तक आपने दीपक चौरसिया को बड़े बड़े शख्सियतों का इंटरव्यू, उनके विचार जानते हुए देखा होगा। आज पहली बार वो दिल से खुलकर अपनी बात रख रहे थे, अपने विचार रख रहे थे। दीपक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र, आप आए, आपने मुझसे बात की और आपकी टीम यहाँ पर आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू।